इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड टी20 और इंडिया को साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त हो गई है तीसरे टी20 में। और उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो अपनी ही टीम पर बरस पड़ा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जितनी तनकीद हो रही है इंडिया में, खुसूसी तौर पर इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर और इंडिया के चीफ सिलेक्टर पर, कि जिस तरह की ये टीम सिलेक्ट की हुई है। और ये कह रहे हैं, भारतीय मीडिया जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर इसी तरह की टीम वर्ल्ड कप में गई तो हमें वर्ल्ड कप में भी शिकस्त होगी। और वजह यही है कि जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग है, इतनी कमज़ोर बॉलिंग इंडिया की काफ़ी सालों से नहीं थी जिस तरह की अब बॉलिंग नज़र आ रही है। यानी कि कोई भी बॉलर जो है वो इंडिया का मेन स्ट्रीम बॉलर नज़र ही नहीं आ रहा। इस पूरी सीरीज़ में मैं बात करूं, जिस तरह डेविड मिलर ने पिछले मैच में जो है वो धोया, और आज रैली रोसो ने जिस तरह की आउट क्लास इनिंग्स के लिए है। सबसे पहले तो मैं रोसो की जितनी तारीफ करूं वो कम है कि इस लड़के ने जिस तरह कमबैक किया साउथ अफ्रीका की टीम में, सबसे पहले तो इसी पर जो है वो शानदार जो है वो रोसो को मुबारकबाद देनी बनती है कि जिस तरह का रोसो ने कमबैक किया। और रोसो ने लीग्स क्रिकेट में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने रैली रोसो को अपनी टीम में शामिल किया। और आज रैली रोसो ने जिस तरह की सेंचुरी लगाई है इंडिया के खिलाफ और बताया दुनिया को कि मेरे में अभी भी टैलेंट मौजूद है और मैं साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अरसे तक सर्व कर सकता हूं। तो वेल डन रैली रोसो, आपने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए। और जिस तरह आपने पीएसएल में सेंचुरी लगाई थी, पीएसएल में आप मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेलते आए हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते आए हो, इसी तरह आपने साउथ अफ्रीका की तरफ से भी क्रिकेट खेली है और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और बॉलिंग की अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास मेन बॉलर्स ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह की इंजरी क्या हुई है, ऐसे लग रहा है कि इंडिया के पास बॉलिंग ही नहीं है। मोहम्मद सिराज को किसने कहा था कि टीम में लेकर आओ? सिराज की टीम में कैसे जगह बनती है? मुझे तो पहले ये सवाल समझ नहीं आता कि सिराज को किस बेस पे टीम में लेकर आए हैं, या उमेश यादव को। इंडिया की जो बॉलिंग है वो ये है कि शामी को टीम में लेकर आया जाए। शामी इस टाइम इंडिया का मेन बॉलर है, लेकिन शामी के साथ ज्यादती की जा रही है और शामी को नहीं लेके जाया जा रहा। और ये सख्त ज्यादती, और क्रिकेट के फैन पर बैठ के मैं ये कहूंगा कि शामी के साथ ज्यादती जो है वो किसी सूरत इंडिया को नहीं करनी चाहिए, वरना इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में खुमियाजा भुगतना पड़ेगा हर सूरत, अगर शामी को टी20 वर्ल्ड कप में ना लेके जाया गया। और मैं तो ये कहता हूं कि शामी के साथ साथ उमरान मलिक को भी टीम में लेके जाओ। शामी, उमरान मलिक और साथ साथ बात की जाए तो अर्शदीप, ये इंडिया की मेन बॉलिंग है। हर्षल पटेल जो है वो बिल्कुल फ्लॉप नजर आ रहे हैं। हर्षल पटेल के पास जो एक चीज थी वो ये थी कि हर्षल पटेल स्लोअर वन अच्छा करते हैं, लेकिन जिस तरह इस सीरीज में हर्षल पटेल की बॉलिंग पकड़ी गई है और स्लोअर वन जिस तरह पकड़ा गया, उसके बाद अब हर्षल पटेल कहीं नजर नहीं आ रहे। और साथ साथ अगर इस मैच की मैं बात करूं तो कोई लाइन और लेंथ ही नहीं थी बॉलिंग की। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी की मुझे समझ नहीं लगी कि ये कहां आ गया कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आएगा तो लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर सकता। अक्षर पटेल से आप सिर्फ एक ओवर करवा रहे हो, जो आपका मेन बॉलर है, जिसने पूरे जितने भी मैचेस खेले हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपने अक्षर पटेल को सिर्फ एक ओवर दिया है। ये आपकी कप्तानी है, आप क्यों घबरा जाते हो? मुझे आजकल के कप्तानों की ये बात नहीं समझ आ रही। मैंने बाबर आजम को भी देखा है कि जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है तो राइट आर्म इफ्तिखार को ले आते हैं, नवाज से बॉलिंग नहीं करवाते। और आज मैंने रोहित शर्मा को भी ये देखा है कि रोसो जिस टाइम खड़े थे तो अक्षर पटेल से ओवर ही नहीं करवाया। अगर अक्षर पटेल मार खा लेता चलो समझ आती है, अक्षर पटेल ने रोसो के हाथों मार खाई है, आपने तो उसको ओवर ही नहीं दिया। आप यानी कि आपको अपने बॉलर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये जो है वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। और दूसरे बॉलरों ने फिर क्या कर लिया, अश्विन ने जिस तरह मार खाई है, अश्विन की मुझे समझ नहीं लग रही कि अश्विन को किस बेस पे टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाया जा रहा है। अश्विन की परफॉर्मेंस नहीं है, यूजी चाहल को आप खिला नहीं रहे। चाहल इंडिया का अच्छा बॉलर है, अश्विन की निस्बत तो चाहल अच्छी बॉलिंग कर रहा है और चाहल फॉर्म में भी आगे थे तो चाहल को नहीं खिलाया। तो इस वजह से जो है वो इंडिया की बॉलिंग पर जो है वो सख्त तनकीद हो रही है और इंडियन मीडिया जो है वो सख्त तनकीद कर रहा है। अब साथ साथ अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग भी जो है वो इंडिया की कोई शानदार नहीं नजर आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं है इंडिया की बैटिंग में। आज रोहित शर्मा जो है वो 0 रन पर आउट हो गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ऋषभ पंत को मौके पे मौका मिल रहा है, लेकिन ऋषभ पंत फेल पे फेल होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जाना। यानी कि टीम कह रही है कि आपको ऋषभ पंत हमने लेके जाना टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे, बिल्कुल जो है हर मैच में फ्लॉप। और आज एक दफा फिर जब 2 छक्के लगाए हैं उसके बाद ऋषभ पंत फिर आउट हो गए। तो ऋषभ पंत जो है वो समझ नहीं आ रही ऋषभ पंत अपने साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं, अपने टैलेंट के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं, तो इस पर जो है वो समझ नहीं आ रही। तो बैटिंग भी जो इंडिया की जो है वो कोई इतनी जो है वो क्रेडिबल बैटिंग नहीं है, जैसे एक वक्त में इंडिया की बैटिंग होती थी कि
सचिन रमेश तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, सौरभ गंगोली हैं, इसके युवराज सिंह है, धोनी है, रैना है। एक बॉल बैटिंग होती थी कि पता चलता था कि यार ये जो बैटिंग है इसको आउट करना बहुत मुश्किल है, और कंसिस्टेंसी थी इनकी बैटिंग में। लेकिन अब इंडिया की बैटिंग में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। आज विराट कोहली नहीं थे, लेकिन उसके बाद बात करें तो सूर्य कुमार भी आज कुछ नहीं कर सके। सिर्फ और सिर्फ आज अगर कोई एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है तो वो दिनेश कार्तिक है। जिस तरह की कार्तिक ने इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए दिनेश कार्तिक ने, और इन सब खिलाड़ियों को एक लेसन देंगे कि मैं जो है वो अभी भी इन सबसे अच्छा प्लेयर हूं। ऋषभ पंत के लिए बहुत मुश्किल हो गया आज जिस तरह की दिनेश कार्तिक ने इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। यानी कि जिस तरह उसने छक्के लगाए हैं, पहले पार्नल को छक्के लगाए हैं, रबाडा को आते साथ जिस तरह मारा, और उसके बाद फिर जिस तरह महाराज को 2 ऊपर नीचे छक्के लगाए हैं, वो तो एक बहुत ही गंदा तरीन शॉट खेला दिनेश कार्तिक ने कि बिल्कुल ही जो है वो रिवर्स स्वीप की तरफ चले गए, जिसकी वजह से महाराज के गेंद पर आउट हो गए। वरना जिस तरह की दिनेश कार्तिक इनिंग्स खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये दिनेश कार्तिक मैच ना ले जाए। तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए दिनेश कार्तिक ने। सूर्या कुमार भी आज कोई फॉर्म में नजर नहीं आए। तो भारत की भी जो है वो बैटिंग में भी मसला है, और बॉलिंग में तो है ही है। बॉलिंग तो सख्त शदीद तरीन मसला है बॉलिंग में इंडिया की। तो वर्ल्ड कप जो है वो अभी भी इंडिया की प्रिपरेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। बल्कि सीरीज इंडिया ने ज़रूर जीती है, लेकिन प्रिपरेशन इंडिया की मुकम्मल नहीं हुई। और इंडिया के लिए हर सूरत जो है वो इंडिया को अपनी बॉलिंग चेंज करनी पड़ेगी। भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहार, ये भी दीपक चहार ने अच्छी बॉलिंग की, ऊपर से अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जहां एंड में जरूरत होती है वहां दीपक चहार नजर नहीं आते। ये बात मुझे कहनी पड़ेगी कि दीपक चहार भी एंड में अच्छी बॉलिंग नहीं करते, लेकिन दीपक चहार अच्छी ऑप्शन है, इनकी निस्बत अच्छी ऑप्शन है इस लिहाज से कि दीपक चहार ने आज रन्स भी करके दिए आपको नीचे से। तो दीपक चहार नीचे से हिटिंग भी कर लेते हैं, और फिर अच्छी बात यह है कि बॉलिंग जो है वो ऊपर से अच्छी करते हैं, ऊपर से अच्छी स्विंग करते हैं। तो अगर ऊपर से 2-3 ओवर दीपक चहार कर देंगे तो मसला हल हो जाएगा। तो दीपक चहार जो है वो इनसे बेहतर है, सिराज से या हर्षल पटेल से, इनकी निस्बत जो है वो दीपक चहार ही बेहतर है। बॉलिंग आपकी जो इंडिया की मेन बॉलिंग बनती है वो यही बनती है, शामी, अर्शदीप, और साथ साथ बात की जाए तो उमरान मलिक। मेरे ख्याल में हर्षल पटेल की भी जगह नहीं बनती, भुवनेश्वर कुमार की भी जगह नहीं बनती। लेकिन अब देखते हैं कि भारतीय टीम क्या करती है, चीफ सेलेक्टर क्या करते हैं। अगर मैं बात करूं तो दीपक चहार को भी लेके जाना चाहिए कि अगर जो है मौके पे हार्दिक पांड्या का कुछ होता है तो कम से कम दीपक चहार हो, कि दीपक चहार रिजर्व में कम से कम हो, कि वो, क्योंकि दीपक चहार ऑलराउंडर है। ऊपर से जो है वो आप बैटिंग भी करके दे सकते हैं, आपको अच्छी हिटिंग करके दे सकते हैं, और बॉलिंग में आपको ऊपर से अच्छे स्पेल करके देते हैं, जो ऊपर से दीपक चहार स्विंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग स्विंग करते हैं। और अर्शदीप, और अगर दीपक चहार ऊपर से बॉलिंग करें पहले 6 ओवरों में, तो कोई भी दुनिया की टीम जो है वो इतनी आसानी से इन दोनों को नहीं मार सकती जिस तरह की इनके पास स्विंग है। और शामी जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि शामी को इंडिया क्यों नहीं लेके जा रहा। मुझे तो यही बात नहीं समझ आ रही कि शामी के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है, क्या वजह है कि शामी को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है कि शामी को नहीं लेके जाना, जबकि शामी का ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। 2015 वर्ल्ड कप में शामी ने जितने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, धोनी ने जितना ज़बरदस्त यूटिलाइज किया था शामी को, तो शामी को बाहर करना ये तो कहीं से भी अक्लमंदी नज़र नहीं आ रही। तो ये जो है वो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं अपने साथ, अपनी टीम के साथ हम क्या करने जा रहे हैं, कि वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो इस वजह से जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो अपनी ही टीम पर बरस पड़ा है। ये मैंने नाज़रीन आपको लाजिम बताना था। और आज के मैच में जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इनिंग्स के लिए, साउथ अफ्रीका हमारे ग्रुप में है वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका ये तीनों ग्रुप में है। तो साउथ अफ्रीका को इजी लेना ये बहुत बड़ी गलती होगी, हमाकत होगी दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से मुश्किल होगी कि पाकिस्तान जिस तरह लाइट ले रहा है साउथ अफ्रीका को, इस तरह लाइट नहीं लिया जा सकता। साउथ अफ्रीका के पास बेस्ट बॉलिंग है T20 वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जिस तरह रबाडा, नोकिया, इसके अलावा बात करें निगीडी जिस तरह की बॉलिंग करेंगे मुश्किल होगी। वेन पार्नल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा बात करें तो तबरेज शमसी इनके पास मौजूद है, और महाराज जितनी ज़बरदस्त स्पिनिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि दोनों टीमों के लिए साउथ अफ्रीका जो है वो डेंजरस होगी। और पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डू और डाई मैच हो सकता है दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगा वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उस टाइम प्रेशर को हैंडल करना, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराना इतना आसान नहीं होगा दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इसलिए पहला
और पहला मैच जो है वो दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच हो गया, पाकिस्तान के लिए भी इंडिया के लिए भी। तो अब दोनों टीमों को अपनी टीम बेहतर करनी पड़ेगी। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बैटिंग भी जो है वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लॉप हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही। बॉलिंग पाकिस्तान की बेहतर है, वो भी शाहीन की फिटनेस पर डिपेंड करता है कि शाहीन कितने फिट है, नसीम शाह कितने फिट है, हारिस रऊफ चलो फिट है, ये अच्छी बात है। शदाब भी इंजर्ड हो गया तो शदाब का भी मसला है। तो अभी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला इंजरीज हैं और फिर साथ साथ पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर जो है वो सबसे बड़ा मसला इस टाइम बना हुआ है। तो पाकिस्तान को अपनी टीम बेहतर करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इंडिया की फास्ट बॉलिंग बहुत बड़ा मसला है और बैटिंग भी जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऋषभ पंत की नहीं कुछ समझ आ रही तो दिनेश कार्तिक ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। अब ऋषभ पंत के लिए T20 वर्ल्ड कप में मुश्किल होगी कि दिनेश कार्तिक को जो है वो रिप्लेस कर सके जिस तरह की आज दिनेश कार्तिक ने बैटिंग की है। तो नाजरीन आज यही बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।